Okay, good evening, Nilesh. Good evening, Ketan. Good evening, Gautam. Am I visible and audible to you? Okay, hi, Pooja. Hope all are fine, all are healthy. Sampada, hi. Okay, कुछ पढ़ा बच्चों आरटीआई उसके बाद गो थ्रू किया कुछ आरटीआई को 1 वीक का गैप था अपना तो कुछ होपफुली ऑल कंसेप्ट्स आर इन योर माइंड ऑफ आरटीआई सब कंसेप्ट्स आपके फ्रेश है expecting number of yes from all my regular students. Okay, Nilesh, yes. Manish, yes. Okay, okay. चलो, वेरी नाइस. सो बच्चों अपन ने आरटीआई पूरा कंप्लीट किया था देन उसके बाद आपको अच्छा काफी गैप मिला एंड आज मैं आपके सामने प्रियंका साडा एक नए सब्जेक्ट के साथ आई हूँ जो कि है बेसिकली एनवायरनमेंट. ओके, तो आपके सिलेबस में जो आरटीआई तो है ही नो डाउट, उसके अलावा आपके सिलेबस में एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड क्यों ना पूछा जाए, राइट? बिकॉज एनवायरनमेंट है ही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आजकल आई थिंक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी सिलेबस में एनवायरनमेंट का कुछ कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ चुका है कि सबके जो भी सिलेबस होता है उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट कवर होना चाहिए, राइट? और शायद आप अगर थोड़ा रिकलेक्ट करोगे तो अपने स्कूल डेज में तो भले ही कितने बोरिंग लेक्चर्स लगते थे बट अपन को एनवायरनमेंट में एक हफ्ते में कितने तो भी स्पेसिफिक लेक्चर्स एनवायरनमेंट पे डेडिकेट किए जाते थे जिसमें अपन को कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी करवाई जाती थी. और बहुत से बार तो ऐसा होता था कि एनवायरनमेंट इतना अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि बस वो पेपर आए यानी कोई टेंशन ही नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी का पेपर देना है, ठीक है? तो अब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि राइट फ्रॉम आप प्राइमरी एजुकेशन दिस सब्जेक्ट हैज बिन एडेड. तो जब प्राइमरी एजुकेशन से सब्जेक्ट को ऐड किया है तो दिखती बात है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी उसका उतना इम्पैक्ट रहेगा. ओके, एंड आज बच्चों जैसे कि एनवायरनमेंट में आपका आपके जो सिलेबस को मैंने गो थ्रू किया है तो उसमें से 5 टॉपिक्स उन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड डाले हैं. ओके, बट बच्चों मैं यहाँ एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब कंसेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है? बिकॉज ये जितने भी नो डाउट मैं आपको जो कंसेप्ट है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो और अच्छे से क्लियर करने ही वाली हूँ, बट आपके ये जितने भी कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों आपको जनरल नॉलेज के लिए भी काम आएंगे. आई थिंक जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी आपका कुछ ज्यादा मार्क्स का पेपर होता है. ओके, तो उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस अगर आप मेरे 3-4 लेक्चर्स अच्छे से कर लोगे एनवायरनमेंट के तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि यहाँ का नॉलेज कहीं ना कहीं आपको जनरल नॉलेज के पेपर को सॉल्व करने के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बिकॉज कुछ चीजें अब एनवायरनमेंट की ऐसी है कि जो यहाँ भी कवर हो रही है एंड कुछ चीजें ऐसी है जो ऑटोमेटिकली जीके का भी पार्ट हो जाता है. ओके, सो बच्चों यस अगेन रिक्वेस्ट कि सब बच्चे अच्छे से अटेंड करें, सब कंसेप्ट को समझे. नो डाउट कंसेप्ट इजी रहेंगे जो आप ऑलरेडी बहुत से कंसेप्ट आपने पढ़ चुके हैं एंड बहुत से कंसेप्ट आपके लिए न्यू भी हो सकते हैं. ओके, अब सबसे पहले मुझे बता दो कोई भी एक बच्चा रिप्लाई करके कि आपको स्क्रीन दिख रही है. नो डाउट मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूंगी. अभी सिर्फ बताइए कि आपको मेरी पीपीटी दिख रही है. ओके, आई थिंक नीलेश ने रिप्लाई किया है, अर्चना ने रिप्लाई किया है, मनीष ओके थैंक यू. अब मैं मेरी वापस से स्क्रीन दिखा रही हूँ बच्चों एंड उसको मैक्सिमाइज भी कर रही हूँ. पहले आप आपका सिलेबस समझना एंड फिर अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखना. ओके, आपके सिलेबस में बच्चों एनवायरमेंटल एक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग, इको सेंसिटिव जोन्स, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड म्यूनिसिपल एक्ट्स, ये 5 चीजें आपके सिलेबस में ऐड की है, ठीक है? अब बच्चों बेसिकली जो एनवायरमेंटल एक्ट्स है तो
देर आर नंबर ऑफ लॉज। जब मैंने अभी आपको बताया कि एनवायरमेंट इतना बड़ा इशू है एंड इतना बर्निंग टॉपिक है आज के सोशल प्रॉब्लम में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक कंट्री को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसके लिए कंट्री बहुत एफर्ट्स ले रही है। कितने एनजीओज इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन, राइट। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपने वर्ड सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, ओजोन डिप्लीशन सुना होगा। तो ये सब बहुत बड़े इश्यूज है जो आज अपनी कंट्री क्या, आई विल से ग्लोबली एवरी कंट्री इज फेसिंग। ओके, सो एनवायरमेंटल एक्ट्स में आपको ये देखना है बच्चों कि पार्लियामेंट ने कौन से लॉज इंडिया में पास किए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, एंड जब आप वो एक्ट्स देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अपना जो पार्लियामेंट है वो इतना एक्टिव इनफ है और कितनी लॉन्ग लिस्ट उन्होंने वो एक्ट की, नंबर ऑफ लॉज उन्होंने एनवायरमेंट के एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पास किए। तो ये हुआ एनवायरमेंटल एक्ट्स जिसमें आपको पढ़ना है पूरे लॉज। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग, शायद आपको सबको ऑलमोस्ट ये कंसेप्ट पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या होता है। अपना जो टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है अपने अर्थ का, तो उससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक होगा ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ने वाले हैं एंड स्लाइट ओजोन डिप्लीशन इसमें कवर हो जाएगा। ओके, अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट है, देखो ये यहाँ भी आपको काम आ सकता है एंड कहीं ना कहीं इसका आप बेसिक नॉलेज लोगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है एंड ऑल, तो ये जीके में भी आपको कवर होने वाला है। ओके, देन थर्ड है बच्चों इको सेंसिटिव जोन। ओके, कि कौन से जोन्स को इको सेंसिटिव जोन्स अपने इंडिया में डिक्लेयर करा है, क्या रीजन होता है, इको सेंसिटिव जोन्स में कौन सी एक्टिविटीज गवर्नमेंट अलाउ करती है करने के लिए एंड कौन सी एक्टिविटीज गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, वो सब अपन इसमें देखेंगे। अब आज जो मैं आपका कवर करने वाली हूं वो सबसे पहले बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल का कंसेप्ट। ओके, अब ये प्रिंसिपल क्या होता है वो अपन देखेंगे और इसके इंटरकनेक्टेड कुछ कंसेप्ट्स है जो देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि पीपीपी क्या होता है। ओके, आई से P3, ओके, शॉर्ट फॉर्म P3 को समझने के लिए इससे कनेक्टेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको देखना है। ओके, एंड लास्ट जो है वो है म्यूनिसिपल एक्ट्स, जो अपन ट्राई करेंगे कि आज अपन ये दो टॉपिक्स को कवर करें। ओके, अब म्यूनिसिपल एक्ट्स का मीनिंग क्या होता है एंड इसको स्पेशली आपको इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना है। ओके, कि म्यूनिसिपल एक्ट्स में क्या चेंजेस हुए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। यही एक बहुत लैंडमार्क अमेंडमेंट था जिसने नंबर ऑफ चेंजेस कर दिए म्यूनिसिपल एक्ट्स में। तो ये दो टॉपिक्स आज अपन बच्चों पढ़ने वाले हैं। अब यस, पहले मैं मेरा कंसेप्ट पूरा बता दूंगी बच्चों, ठीक है। फिर अगर सपोज बीच में ऑडियो, वीडियो या पीपीटी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो प्लीज रेज हैंड करिए एंड जो भी क्वेश्चंस है एक बार मेरा कंसेप्ट होने के बाद अपन क्लियर करेंगे। ओके, सो ऑल सेट, अब मैं स्टार्ट कर रही हूं। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि पोल्यूटर पीस प्रिंसिपल को समझने के पहले आपको इससे इंटर रिलेटेड कंसेप्ट को समझना है, और वो क्या है। तो देखो आपको वर्ड दिख रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल यानी कि इसका मीनिंग क्या होता, सस्टेन करना यानी बेसिक लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो जीना। ओके, बट यहां इसका मीनिंग क्या होगा और ये कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है पहले अपन ये समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कंसेप्ट बोलता है कि हर एक कंट्री ने अपने कंट्री में ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो फ्यूचर में सस्टेन हो सके। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो आज बच्चों आप इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लाइफ में सेट होना है, ठीक है। अब सिर्फ सेट होना नहीं है, ऐसा सेट होना है कि आपका फ्यूचर आपको सेफ दिखे, राइट। अब अगर सपोज सिर्फ पैसा कमाना है तो आज आप कुछ भी करके पैसा कमा लेते थे, बट आप क्या सोचोगे कि भाई ऐसे दरिया से अपन पैसे कमाएं कि वो सोर्स कहीं ना कहीं आपको एश्योरेंस दे कि ये परमानेंट रहेगा फ्यूचर में एंड आपका फ्यूचर सेफ रहेगा। ओके, यानी ये जो सेट बोलते हैं अपन लाइफ में, ऐसा सेट होना है, इसको अपन बोलेंगे सस्टेनेबल सेट होना है। मुझे ऐसा सेट होना है कि भाई मैं सस्टेन हो सकूं, ठीक है। वैसे ही
हर एक एनवायरमेंटल लॉ में हर एक कंट्री अब ये कंसेप्ट को फॉलो करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हर एक कंट्री को जरूरी है बच्चों की उनके कंट्री में डेवलपमेंट होना चाहिए, नो डाउट। एक कंट्री में अगर डेवलपमेंट नहीं होएगा, इंडस्ट्रियल पकड़ लो, एग्रीकल्चरल पकड़ लो, कोई भी अगर डेवलपमेंट नहीं होएगा तो क्या होगा, वो कंट्री कभी डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं पाएंगी और वो नीचे नीचे होती जाएंगी, राइट, अपग्रेड नहीं हो पाएंगी। और हर एक कंट्री का मेन मोटो क्या रहता है, आज एक प्रेसिडेंट का मोटो क्या रहेगा कि उसके कंट्री को अटमोस्ट पोजीशन पे लेके जाए खुद के राज में। ओके, तो वैसे ही डेवलपमेंट हर एक कंट्री में जरूरी है, नो डाउट। विदाउट डेवलपमेंट अपन रह ही नहीं पाएंगे। बट अगर तुम सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे और तुम्हारे डेवलपमेंट के वजह से अगर पूरा एनवायरमेंट खराब हो रहा, तो क्या ये भी सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नॉट एट ऑल। डेवलपमेंट कर रहे हो बट डेवलपमेंट ऐसा करो कि वो सस्टेन होए फ्यूचर में। सस्टेन होए यानी कि आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट करो। इंडस्ट्रीज सेट कर रही है, इंडिया में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेट हुई है, बट अगर ये इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉस ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये इंडस्ट्रीज जिसको जहां जगह मिल रही वहां वो ओनर अपनी इंडस्ट्री सेट करेगा, पोल्यूशन निकल रहा है निकलने देगा, कोई चिमनी नहीं लगाएगा, कोई एपरेटस नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रहा ही नहीं तो सब लोग अपने ओनर्स रहेंगे, सबको जो करना है करेंगे। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट ही ये बोलता है, जो इंडिया में भी लागू किया गया है अब, कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि आपका एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। हम ये नहीं बोलते हैं कि डेवलपमेंट मत करो और हम ये भी नहीं बोलते कि सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे ध्यान दो, बस इंडिया को सुंदर कंट्री बनाना है तो झाड़ लगाते रहो, भले इंडस्ट्रीज नहीं भी लगाई तो चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा नहीं। ओके, एंड देयरफॉर देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल सेज दैट socio-economic development should be done in such a manner that it should sustain in future, that is without affecting the environment. अपना डेवलपमेंट, अपने कंट्री में डेवलपमेंट ऐसा करो कि वो सस्टेन हो सके। अब अगर सपोज कोई ऐसा डेवलपमेंट कर रहा है कि जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, तो वो कितने दिन डेवलपमेंट चल पाएगा? नॉट एट ऑल। थोड़े दिन चलेगा, बाद में वो बंद होना ही है। तो ऐसा डेवलपमेंट कुछ काम का नहीं है जो टेम्पररी चले। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जाम्पल, using recycled or renewable resources when building is an example of sustainable development. अभी अपन इतना बोलते हैं कि पेट्रोल की वजह से बहुत पोल्यूशन होता है एंड देयरफॉर बहुत से लोग साइकिल पे आ रहे हैं, बहुत से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रहे हैं। सो ये क्या है? दे आर मियरली एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे ही अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो रिसाइकल्ड या रिन्यूएबल रिसोर्सेस यूज करो, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, now so sustainable development has three main pillars. तीन मेन पिलर्स क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल। तीन मेन पिलर्स है। ओके, सोशल डेवलपमेंट जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, बट उसके साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी जरूरी है। ओके, सो डेवलपमेंट प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इक्वल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बेसिक मीनिंग बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या होता है, तो डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री में, साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। ओके, सो इट इज just a balance between development activities for the benefits of the people and environmental protection. दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस करने के लिए ये कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे जजमेंट्स है जहां सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, जो अपन आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू हार्मोनाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। अपना राइट टू लाइफ है बच्चों, रिकलेक्ट करो आर्टिकल नंबर 21 में। तो राइट टू लाइफ में अपन ने देखा नंबर ऑफ राइट्स आते हैं। अब उसको इंफॉर्मेशन के एस्पेक्ट से देखो तो आरटीआई भी आता है,
अब उसको एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से देखो तो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट इज माय फंडामेंटल राइट। ये मेरा राइट है कि मैं हेल्दी एनवायरमेंट में जी सकूं। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये मेरा फंडामेंटल राइट है दैट आई शुड गेट पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर। अब सपोज विलेज है और वहां एक वेल है जहां से वो लोग पानी यूज करते हैं पीने के लिए, विलेजर्स। ओके, और अगर सपोज वो कुएं को कोई भी पोल्यूट करेगा तो वो विलेजर्स क्या करेंगे, रिट इश्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका राइट टू हैव अ पोल्यूशन फ्री वाटर उसका फंडामेंटल राइट है। ओके, सो बेसिकली डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये दोनों इश्यूज को हार्मोनाइज करने के लिए यानी कि प्रॉपर बैलेंस करने के लिए ये कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, जो कि होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब ये कंसेप्ट को सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, ये वर्ड्स थोड़े याद रखना बच्चों, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने ज्यादा डीप में नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ये कहीं ना कहीं आपका जीके या लेटेस्ट न्यूज ये सब चीजों में भी आपके ये सब पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। ओके, सो देखो सस्टेनेबल, यहाँ एक मैं बेसिक नॉलेज शायद सब बच्चों को पता भी हो कि यूनाइटेड नेशंस यूएनओ एक बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ओके, इसमें ऑलमोस्ट सब अपने वर्ल्ड के ऑलमोस्ट कंट्रीज ये बॉडी के मेंबर्स हैं, एंड जितने भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं वो लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, आपको वो बॉडी का नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस। तो देखो बच्चों, अब ये जो यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन बना था। ओके, अभी अपन क्या देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को इंटरनेशनल लेवल पे कहां से लाया है, कौन से पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ था। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताती हूं कि आप अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट या बॉडी के मेंबर्स होते हैं, ओके, एंड अगर सपोज वो वहां जाके कोई भी ट्रीटी को साइन करते हैं तो वो कंट्रीज का काम होता है कि उन्होंने वो ट्रीटी के पूरे रूल्स ट्राई करना चाहिए कि वो अपने कंट्री में उसको एग्जीक्यूट करे। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखना, अब अगर सपोज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था, तो इंडिया वहां जाके इंडिया ने साइन करा किसको, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को। तो अब इंडिया का क्या काम है कि सिर्फ साइन करने से नहीं होगा, तुमने वहां साइन किया है यानी कि आप एश्योर कर रहे हो कि मैं मेरे कंट्री में इसके लिए कुछ एफर्ट्स लूंगा। ओके, एंड देयरफॉर अभी आप जब ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में इतने सारे लॉज एनवायरमेंट पे अचानक ही क्यों पास हुए थे। देखो, अब ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ओके, ये फर्स्ट कमीशन है जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड कॉइन हुआ था, यानी निकाला गया था कि ऐसा एक वर्ड एनवायरमेंट में होना चाहिए, ऐसा एक प्रिंसिपल होना चाहिए। किसने निकाला? द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये जो कमीशन है, ये कमीशन का जो चेयरपर्सन था उसका नाम था ब्रंटलैंड, एंड देयरफॉर ये कमीशन रिपोर्ट का नाम क्या है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ओके, पब्लिश्ड इन 1987 by the United Nations World Commission on Environment and Development। कौन सा कमीशन बैठा था? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ड खुद बता रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कमीशन ने ये वर्ड को फर्स्ट टाइम निकाला था। ओके, और क्या बोला था? दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट, ध्यान से सुनना, मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन कर रही है बट फ्यूचर जनरेशंस को विदाउट अफेक्ट करे। ओके, अगर सपोज आप आज इतनी इंडस्ट्रीज, आज हम अपन लोग अगर सपोज इतनी इंडस्ट्रीज कर रहे हैं और इतना पोल्यूशन कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशंस को बेचारों को प्योर वाटर एयर मिल ही नहीं रहा, तो ये अपना डेवलपमेंट कभी सस्टेनेबल नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने बोला कि ऐसी डेवलपमेंट करो जो आज के प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल कर सके विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। दस
water, land, soil, plants, trees, and living organisms must be preserved because they are natural resources for the benefit of future generations. ये सब लोगों को अपना काम है कि अपन ने प्रिजर्व करके रखना चाहिए अपनी आने वाली जो पीढ़ियां है उन लोगों के लिए भी। ओके, अब सेकंड इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन इसको कहाँ मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से ये एक कॉन्फ्रेंस का नाम याद रखना बच्चों, जीके के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए भी। अपने यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, वर्ड याद रखो, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। ओके, एंड देयरफॉर ये कॉन्फ्रेंस को क्या बोला जाता है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, शॉर्ट में क्या बोला जाता है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और इसका वैसे फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। ओके, सो ये 1972 में हुई थी और ये फर्स्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुआ था यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट का। ओके, ये यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है, यानी कि इसमें ऑलमोस्ट सब कंट्रीज मेंबर थे, नो डाउट इंडिया भी ये कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट था। कब हुआ था? 1972 में। कहा? स्वीडन के कैपिटल दैट इज स्टॉकहोम में, एंड देयरफॉर इसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस में पूरे कंट्रीज ने मिला के एक डिसीजन लिया कि अपन ने अपने कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। एंड देयरफॉर आप अगर आगे जब एनवायरमेंटल लॉज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जितने इंडिया में इंपॉर्टेंट लॉज पास हुए, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब 1972 के बाद हुए। जैसे ही इंडिया वो कॉन्फ्रेंस से आया और उसने इमीडिएटली पार्लियामेंट में लॉज बनाने स्टार्ट करे एनवायरमेंट के लिए। ओके, सो सब बच्चे याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। ओके, यहाँ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था ये कंसेप्ट को। एंड थर्ड कॉन्फ्रेंस जहां इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, इनफैक्ट ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें तो मेन मुद्दा ही इनका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये भी यूनाइटेड नेशंस की ही थी। ये 1992 में हुई, यानी आफ्टर 20 इयर्स वापस से रियो दे जेनेरिया, ब्राजील में ये एक सिटी है, वहां ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, एंड ये कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा डिस्कशन किया गया था। ओके, सो थर्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जहां मिला है 1992, रियो दे जेनेरिया, इसको इसलिए रियो कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। ओके, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो ब्राजील के सिटी में हुई थी, जिसका नाम था रियो दे जेनेरिया। ओके, अब यहाँ आपको ब्रैकेट में एक टर्म दिख रहा है, ये मैंने आपके कुछ जीके के क्वेश्चन सीखे थे, वहां भी ये टर्म को बहुत बार यूज किया है, याद रखना। ये जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको ही बोला जाता है अर्थ समिट। समिट यानी कि मिलना, और यहाँ ऑलमोस्ट सब कंट्रीज आए थे ये कॉन्फ्रेंस में, एंड देयरफॉर इसको बोला है अर्थ समिट। ओके, अब ये जो अर्थ समिट यानी कि इन शॉर्ट रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये रियो कॉन्फ्रेंस के 3 इंपॉर्टेंट इन्होंने डिक्लेरेशंस किए थे। सबसे पहला डिक्लेरेशन था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी सब कंट्रीज ने मिलके ये 3 चीजें लॉन्च करी ये कॉन्फ्रेंस में। पहला, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें टोटल 27 प्रिंसिपल्स इन्होंने अडॉप्ट करे थे। अब ये पूरे 27 प्रिंसिपल्स के ऊपर थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, रियो डिक्लेरेशन के सब प्रिंसिपल्स क्या के ऊपर थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए अपन को क्या क्या करना है। तो यहाँ ही बच्चों प्रिंसिपल नंबर 16 पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है। ओके, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी कि एक सोर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ओके, इसलिए मैं आपको पीपीपी पढ़ाने के पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रही हूं। अब जब अपन वो कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आपको ये इंटरकनेक्शन समझ में आएगा। सो अर्थ समिट में 3 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस हुए थे। पहला, रियो डिक्लेरेशन ऑन, वर्ड याद रखना, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद सेकंड, एजेंडा 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रखो, एजेंडा 21, कि 2021 में ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 92। उनका टारगेट था कि 2021 तक
अपन को अपने पूरे वर्ल्ड को एनवायरमेंटली कैसे लेवल पे लाना है, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया था, एजेंडा 21। ओके, एंड तीसरा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक कन्वेंशन बनाया था इन लोगों ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। अब जिन बच्चों को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मीनिंग अभी पता है, ठीक है, नहीं पता है अपन आगे लॉज में पढ़ लेंगे। सो ये 3 इंपॉर्टेंट इसके आउटकम्स थे रियो कॉन्फ्रेंस के। ओके, अब इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि दिखती बात है, कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए थे तो उसको एग्जीक्यूट तो करना ही था। तो सबसे पहले जो केस थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया था वो था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या हो रहा था, जितनी भी तमिलनाडु में टेनरीज थी, टेनरीज यानी कि लेदर इंडस्ट्रीज थी, वो इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रही थी कि उसके बाजू में एक रिवर थी पलार, तो वो रिवर पलार पूरी पोल्यूट हो चुकी थी इनके तमिलनाडु के इंडस्ट्रीज की वजह से। और ये जो पलार रिवर का पानी जो था वो वहां के जितने भी लोग थे वो अपना पीने के लिए यूज करते थे, यानी कि वो पानी को एज अ ड्रिंकिंग वाटर करके यूज किया जाता था। अब जितने भी वो लोग थे उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। कौन सा? राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर। एंड देयरफॉर उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम तमिलनाडु में ऐसे डेवलपमेंट को अलाउ नहीं करेंगे जो डेवलपमेंट बाकी लोगों के राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली वो जितनी भी टेनरीज थी जो पोल्यूशन कर रहे थे उनको बंद करने का ऑर्डर पास किया था। यानी कि अब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करा सुप्रीम कोर्ट ने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नो डाउट तो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना जरूरी है, ओके, हम अलाउ करते हैं, बट इंडस्ट्रीज अगर इतना पोल्यूशन कर रही है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना भी जरूरी है। अब सोल्यूशन में क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया था। ओके, अब ये दोनों प्रिंसिपल क्या है वो अभी अपन समझने वाले हैं। ओके, अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नाम खुद बताता है। अच्छा चलो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन राउंड कर लेते हैं। कोई मुझे बता सकता है बच्चों की आपके नॉलेज के अनुसार प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या हो सकता है? एनी स्टूडेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या हो सकता है? वर्ड खुद बता रहा है क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? एनी आइडिया, आइदर येस और नो, या फिर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबको कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों? टेकिंग प्रिकॉशंस व्हाइल डेवलपिंग, ओके, वेरी गुड रोहन। बिफोर हैंड मेजर्स, अभिनव, यस। पोल्यूशन होने से पहले ही उसे रोकना, वेरी गुड मधुबाला। कंट्रोल पोल्यूशन, पूजा महाजन, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज बिफोर पोल्यूशन। एवीके, मिनिमाइज पोल्यूशन, मिनिमाइज पोल्यूशन, ओके। चलो, वेरी नाइस अटेम्प्ट। अब अपन देखते हैं बच्चों की इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, यस, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, बच्चों ने सही बताया, प्रिकॉशंस लेना। ओके, अगर सपोज तुमको ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिविटी एनवायरमेंटली बहुत हार्मफुल है तो वेट एंड वॉच मत करो, इमीडिएटली प्रिकॉशंस लेके वो एक्टिविटी को रोको। दिस इज कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। 2 प्रिंसिपल्स अपन देख रहे हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल P2, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल P3। ओके, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है कि अगर तुमको बिलीव है, अगर तुमको कहीं से भी सस्पिशन है कि कोई एक्टिविटी एनवायरमेंटली हार्मफुल हो सकती है तो वो एक्टिविटी को रोकने के लिए आप इमीडिएटली एफर्ट्स लो रेदर देन वेटिंग फॉर इट्स हैपनिंग। ओके, दिस इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ओके, दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड इन, याद रखना नॉलेज के लिए, अभी अपन ने देखा रियो डिक्लेरेशन में प्रिंसिपल नंबर 15 प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बताता है। ओके, नेक्स्ट,
नो डाउट इंडिया में भी बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस में इसको फॉलो किया है। अभी सिर्फ कुछ लैंडमार्क आप आपकी आंखों पर से जान दो। फेलो सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वही तमिलनाडु वाला केस है। यहाँ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था। अब सेकेंड आता है, अब देखो बहुत से बार ऐसा होता है कि भाई प्रिकॉशंस लेने के बाद भी बहुत सी एक्टिविटीज हो जाती है, तो उसके लिए क्या? अब एक बोलते हैं ना, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब ऑलरेडी जो हो चुका है उसके ऊपर तो रोके मतलब नहीं। अब तुम उसको प्रिकॉशंस लेके रोक तो नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है। तो अब क्या करना? तो अब होता है सेकेंड प्रिंसिपल अप्लाई, दैट इज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ओके, ये अब आपके जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मेरे को लगता है बच्चों की इसका मीनिंग क्या होता है, एक बार बता दो। पोल्यूटर पेज, Cure. If they pollute, then pay. Rohan. Okay. Polluter pays principle. One who causes pollution has to pay. Okay. Sai Baba. Yes. So बच्चों, polluter pays principle वर्ड खुद बता रहा, जो पोल्यूट कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्या पे करना पड़ेगा और किसको पे करना पड़ेगा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भरपाई करना पड़ेगा पोल्यूटर को, किसको पे करना पड़ेगा? यस, कोई भी एक स्टूडेंट, हु हैज टू, नो डाउट यू सेड हु हैज टू पे, पोल्यूटर किसको पे करेगा और मीन्स काय के लिए? मॉनिटरी पे, पूजा। ओके, विक्रम एनजीटीज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आई थिंक यू आर सेइंग। केतन पवार, जिससे जिससे हानि हुई। ओके ओके, तो पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को have to control the pollution caused by them. पूजा महाजन, to government by industries causing pollution. Okay, क्यों गवर्नमेंट को पूजा? अगर सपोज मैं वहां की रेसिडेंशियल हूँ और मुझे अगर हार्म पहुंचा है, तो फिर वो गवर्नमेंट को क्यों पैसा देगा? मैं विक्टिम हुई तो मुझे मिलना चाहिए फिर तो पैसा। आई थिंक पूजा, एम आई राइट? To the government or people who are impacted because of pollution. Sai Pawar. Yes, I can say this can be right answer. Okay. तो बच्चों अभी, यस पूजा, तो बच्चों अभी आप लोगों ने पता है क्या, नो डाउट करेक्ट बोला, बट अब यहां देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, उसको मॉनेटरीली पे करना ही है, नो डाउट, बट दो चीजों का। एक चीज आप लोगों ने बता दी सिंपल वर्ड्स में, विक्टिम्स को। अब वो विक्टिम्स गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर कोई और भी हो सकता है। इन शॉर्ट उसको विक्टिम्स को पे करना है। ओके, बट उसके अलावा उसको और एक खर्चा उठाना पड़ता है, और वो क्या होता है वो समझो। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इम्पोजेस लाइबिलिटी ऑन अ पर्सन हु पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। नो डाउट, जो बंदा एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है। ओके, लाइबिलिटी क्या है? दो। पहली, टू कंपेंसेट द विक्टिम्स फॉर द डैमेज कॉज। जो भी नुकसान हुआ है, जिस किसी को भी, जो भी विक्टिम्स को नुकसान हुआ है, उसको आपको कंपेंसेशन देना है। कंपेंसेशन देना यानी कि क्या करना है? मुआवजा, पैसा देना है। एंड सिर्फ उसको पैसे देने से काम नहीं बनेगा। टू रिटर्न द एनवायरमेंट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो आपने एनवायरमेंट को खराब किया था, वो आपको ओरिजिनल स्टेट में भी लाके छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने मेरा एक इंडस्ट्री बनाने के लिए 20 झाड़ को तोड़ डाले, काट डाले, ओके, तो नो डाउट मेरे इंडस्ट्री के पोल्यूशन से जो विक्टिम्स है उनको तो मुझे देना ही है कंपेंसेशन, बट उसके अलावा मुझे वो 20 झाड़ों को वापस से लगाना भी है। लगाना है यानी कि आई हैव टू इन शॉर्ट प्लांट ट्रीज, ओके, ताकि अब वो एनवायरमेंट ओरिजिनल स्टेट पे आए। तो जहां जहां इट इज इन आवर हैंड्स टू ब्रिंग द एनवायरमेंट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो वहां वहां वो डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट, आई विल से जितने भी एनजीटीज है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, तो वो ऑर्डर ऐसे पास करते हैं। गेटिंग इट? सो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है बच्चों। नाम खुद बता रहा, द पर्सन हु विल पोल्यूट द एनवायरमेंट विल पे फॉर इट। नाउ व्हाट इज हिज लाइबिलिटी? हिज लाइबिलिटी इज टू, दो लाइबिलिटीज है उसकी। पहली,
to compensate the victims for the damage caused. Now that victim may be either the other citizen or it can be a government also, whoever. And दूसरा, to return the environment to its original state, जिसको एक legal term use करते हैं status quo, जो जगह पे था वो जगह पे अब उसको लाके छोड़ो. Okay, so this is the PPP, polluter pays principle. Okay, it was first introduced by Organization of Economic Cooperation and Development in 1972. ये एक इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, ओके, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. वहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड नाउ नंबर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट इसको अप्लाई कर रहा है. सी रियो डिक्लेरेशन प्रिंसिपल 16 याद रखना है बच्चों. रियो डिक्लेरेशन प्रिंसिपल 15 प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल and principle 16 polluter pays principle states that the polluter should bear the cost of pollution. आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप ज्यादा अगर नहीं भी याद रख पाओ, सिर्फ 2 नाम याद रखो. और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस प्रायोरिटी में तो इसको याद रखना ही आपको, और सेकंड आपको याद रखना है रियो कॉन्फ्रेंस. ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था. 5 जून से लेके 16 जून तक वो कॉन्फ्रेंस हुई थी. और यहाँ आपके नॉलेज के लिए एक और एक चीज मैं बताती हूँ. एंड देयरफॉर 5 जून is recognized as वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. आज आपको शायद रीजन पता चला हो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ओके, और क्यों 5 जून? बिकॉज अपना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून को स्टार्ट हुआ था, 5 जून से 16 जून तक था. ओके, तो यहाँ एक और एक चीज नॉलेज के लिए कि विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. नेक्स्ट, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन अप्लाइड. इंडिया में कब अप्लाई करा तो ठीक है, ये आप इतना याद नहीं भी रखते हो बिकॉज आपको इतना हाई लेवल का फिलहाल असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम के केस लॉज एंड ऑल वो नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको बताई हूं मैंने. ठीक है, तो ये एक लैंडमार्क केस थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि once the activity carried on is hazardous or dangerous, the person carrying on such activities absolutely liable to make good the loss caused to any other person by his activity, irrespective of the fact that he took reasonable care while carrying on his activity. Very important, absolute liability का principle apply करा. तुमने भले ही कितने भी प्रिकॉशंस क्यों ना लिए गए हो अपने साइड से कि भाई मैं जो भी ये एक एस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूं, मेरे एस्टेब्लिशमेंट से किसी को पोल्यूशन ना हो, मैंने उसके लिए सब एफर्ट्स लिए थे, फिर भी पोल्यूशन हो गया तो यू आर लाइबल. उसके लिए आप लाइबल रहोगे, भले ही अब आपकी गलती हो, आपका निग्लिजेंसी हो नहीं हो, दैट नो वन विल सी. ओके, ये है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. एंड यहाँ अपना एक छोटा सा टॉपिक कवर होता है जिसमें अपन ने देखा सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है डेवलपमेंट ऐसा करो कि जो सस्टेन हो, यानी कि एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए. अपन ये भी नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट बंद कर दो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ना ही वाइस वर्सा कि डेवलपमेंट करते जाओ एनवायरमेंट को कुछ भी हुआ तो चलेगा. ऐसा सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन है दोनों को बैलेंस करना. अब दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं. एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दूसरा है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है कि अपन ने अगर कोई ऐसा बिलीफ है, कोई सस्पिशन है कि कोई एक्टिविटी एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है, तो 100% एफर्ट्स लेना चाहिए वो एक्टिविटी को रोकने के लिए रेदर देन वेटिंग एंड वॉचिंग. ओके, एंड पीपीपी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा पोल्यूशन करता है तो ही उसकी लायबिलिटी 2 है. पहली, कंपेंसेट करना जो भी विक्टिम्स को नुकसान हुआ है उसकी वजह से, एंड दूसरी इकोलॉजी को बैक टू सेम स्टेट पे लाके छोड़ना. इकोलॉजी यानी कि एनवायरमेंट को वापस से ओरिजिनल स्टेट पे लाके रखना. ये है 2 कंसेप्ट पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के. ओके, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस देखी. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जहां 1972 की थी और स्टॉकहोम में हुई थी, इसलिए उसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोला जाता है. पूरा नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट. ओके, एंड यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था. उसके बाद रियो कॉन्फ्रेंस, ओके, इसको ही बोला जाता है अर्थ समिट.
ओके, अर्थ समिट एजेंडा 21 इसका एक पार्ट है। अर्थ समिट में अपन ने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था। अब रियो कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल 15 प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है, प्रिंसिपल नंबर 16 पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलता है। इंडिया में नंबर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने ये दो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, अब नेशनल जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस क्यों जा रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, बिकॉज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एंड जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट में, तो मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को हिला सकते हो। ठीक है, सो अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो अपन नेक्स्ट छोटे से पार्ट के तरफ कवर होते हैं, इफ नो वन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। रोहन, where was P3 expected questions on this topic? Where was P3 introduced? Stockholm or Rio? Okay. रोहन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था। ओके, बट रियो कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये जो दो प्रिंसिपल्स होते हैं ये निकाले गए थे। गेटिंग इट? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस मेन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड थी, उसमें एक एस्पेक्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और उसके अलावा और बाकी के भी एस्पेक्ट्स थे। बट रियो में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट था उनका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही बात करने के लिए रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो ये प्रिंसिपल्स रियो कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, उसके बाद पूजा महाजन का है, मैडम हु एनफोर्सेस ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? हु एनफोर्सेस मींस जो भी ऑर्डर वो प्लेस होते हैं, जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पास करता है तो नो डाउट वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है यानी कि फिर उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। गेटिंग इट पूजा? और अगर आप एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट और बनाया है कि कौन से अथॉरिटी एनफोर्समेंट में रहती है, कि भाई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर पास हो रहा है तो कैसे एनफोर्स किया जाएगा, तो वो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में पूरा वो दिया गया है पूजा। ओके, एनीबडी एनी अदर क्वेश्चन बच्चों, और शुड आई मूव ऑन with a very small topic again, म्यूनिसिपल एक्ट्स, जिसमें आपको सिर्फ 73rd and 74th अमेंडमेंट कवर करना है मुझे। ओके, शुड आई कंटिन्यू? एनी स्टूडेंट कुछ रिप्लाई कर दो मुझे तो आई कैन गुड टू गो मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो म्यूनिसिपल एक्ट्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। अब देखो, ये बच्चों बेसिक आपको याद रखना है, छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस का। अपन ने अभी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल कवर कर लिया, अभी अपन कवर कर रहे हैं म्यूनिसिपल एक्ट्स, एंड कल ये तीन टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। ओके, अब देखो म्यूनिसिपल एक्ट्स। अब म्यूनिसिपल एक्ट्स यानी क्या होता है, तो नाम खुद बता रहा, ऐसे एक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है खुद के स्टेट में म्यूनिसिपैलिटी को चलाने के लिए, म्यूनिसिपल लेवल की गवर्नमेंट को चलाने के लिए। नो डाउट देखो, कोई भी बॉडी को चलाना है तो एक्ट्स तो पास करनी पड़ती है, क्योंकि एक्ट्स के बिना डर ही नहीं रहेगा और वो रेगुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो लॉज जब बनेंगे तभी उसका प्रॉपरली वो चल पाएंगे। ठीक है, वैसे ही म्यूनिसिपल एक्ट ऐसे एक्ट्स है। अब अपने यहाँ गवर्नमेंट कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड अब ये जो अपन अभी 73rd and 74th अमेंडमेंट पढ़ेंगे उसकी वजह से क्या हुआ है, डेमोक्रेसी रूट लेवल पे गई है, यानी कि अब म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज सिस्टम भी आ चुका है। ठीक है, सो अब ये किसका पावर है? स्टेट गवर्नमेंट का। हर एक स्टेट को पावर देके रखा है कि भाई उनके स्टेट में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए वो लॉज बना सकते हैं,
और क्यों ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो आपके नॉलेज के लिए बच्चों यहाँ एक चीज बताऊंगी, शायद आप लोगों को पता भी हो, बट अगेन जीके का भी एस्पेक्ट इसमें कवर हो रहा है। 3 लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स बोले हैं वो सब मैटर्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ओके, क्यों? जैसे कि उसमें एग्जांपल ले लो, एयरफोर्स से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ये सब टॉपिक्स वहां अगर आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो आपको दिखेगा यूनियन लिस्ट में ये सब चीजें हैं। ओके, करेंसी से रिलेटेड कोई स्टेट गवर्नमेंट करेंसी छाप सकती क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट के मैटर्स है। सेकंड आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल एक्ट्स, ये म्यूनिसिपल एक्ट्स काय में है? स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट में आते हैं, एंड देयरफॉर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफियरेंस नहीं कर सकती है। एंड थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे कॉन्करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, दोनों वो पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉस बना सकते हैं। गेटिंग इट? सो म्यूनिसिपल एक्ट्स स्टेट लिस्ट में आता है, एंड देयरफॉर ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दिस। एंड व्हाट आर म्यूनिसिपल एक्ट्स? सो म्यूनिसिपल एक्ट्स आर लॉज brought by the state government to establish municipal government, administer them and provide a framework for governance. Okay, municipal government set करने के लिए, administer करने के लिए और एक framework बताने के लिए municipal acts होती है। Okay, अब ये municipal acts की वजह से क्या हुआ, तो पहले अभी अपन को क्या पढ़ना है बच्चों, इसमें सिर्फ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पढ़ना है। और क्यों? क्योंकि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, कंपलसरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था कि विलेज लेवल पे पंचायत राज होना ही चाहिए, स्टेट लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज होना ही चाहिए, सिटीज लेवल पे ऐसा पहले मैंडेटरी रूल नहीं था। इट वाज डिस्क्रिशनरी, किसी को अगर विलेज पंचायत बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जो अपन बोल रहे थे डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, वो अचीव नहीं हो पा रही थी। एंड देयरफॉर ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट से क्या हुआ, तो 73rd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल पार्ट एड ऑन हुआ रूरल लोकल गवर्नमेंट का। ओके, रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसको अपन बोलते हैं पंचायती राज, एक नया चैप्टर एड ऑन हुआ पंचायती राज करके। ओके, एंड 74th अमेंडमेंट से एक नया चैप्टर ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि था म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज, ऐसे 2 चैप्टर्स न्यू ऐड हुए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से ये जो 2 गवर्नमेंट है, लोकल लेवल गवर्नमेंट, अर्बन लेवल गवर्नमेंट, मैं 2 टर्म्स यूज कर रही हूँ। विलेज पंचायत को मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, लोकल लेवल गवर्नमेंट, लोकल विलेज लेवल, एंड म्यूनिसिपैलिटी यानी कि अर्बन, क्योंकि सिटीज में होता है। तो रूरल एंड अर्बन जो गवर्नमेंट होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों ने मुझे आरटीआई में क्वेश्चन पूछा था दैट इज दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज दिस अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ देखो, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करके डिक्लेयर हुए थे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अब 73rd अमेंडमेंट वाज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट, याद रखेंगे बच्चों, एंड 74th अमेंडमेंट वाज अबाउट लोकल सेल्फ, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, रूरल लोकल, अर्बन लोकल। बोथ दीज अमेंडमेंट्स आर कॉल्ड एज सिस्टर अमेंडमेंट्स, दोनों बहने अमेंडमेंट, सिस्टर अमेंडमेंट्स बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि दोनों अमेंडमेंट्स में नो डाउट उन्होंने लोकल लेवल पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करे, एक जैसे चले। आप अब 73rd अमेंडमेंट पढ़ोगे तो वो सब अमेंडमेंट के पॉइंट 74th को भी अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर सिस्टर अमेंडमेंट्स। और कब एनफोर्समेंट में आए, तो 24 अप्रैल में आया 73rd अमेंडमेंट एनफोर्स में। ओके, 1993। एंड 74th अमेंडमेंट कब लागू हुई? 1 जून 1993 से।
ओके। अब इसके बाद क्या हुआ, तो जैसे ही ये अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन की, सब स्टेट्स को अपने लॉज को, म्यूनिसिपल लॉज को चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट्स। यानी कि अब जो जो ये अमेंडमेंट्स के अपन पॉइंट देखेंगे, हर 5 साल में इलेक्शंस होना ही चाहिए, और लेडीज के लिए इतनी सीट्स रहनी चाहिए, SC ST लोगों के लिए इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये सब अमेंडमेंट से आया था। और अब क्या हुआ, ओके 1 मिनट, किसी ने हैंड रेज किया है। If I cut 1 tree, then how much trees I have to plant? आशीष बगुल, ओके आशीष, इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको बात, अगर आपने ही बेल बजाया है, रेज किया है, तो इसके ऊपर वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। बाकी स्टूडेंट्स, क्या मेरे तरफ से नेटवर्क इशू है कि आप लोगों की तरफ से क्लियर है, आ रही है? ओके केतन, आई थिंक सब लोग ऑलमोस्ट क्लियर लिख रहे हैं, तो शायद नेटवर्क इशू आपके तरफ से है। सो सॉरी, आप आपके तरफ से चेक करो, मैं कंटिन्यू करती हूँ मेरा कंसेप्ट क्वेश्चन। ओके चलो, और जो भी एक क्वेश्चन है उसको अपन बाद में देखते हैं, ये कनेक्टिविटी में पहले अपन कर लेते हैं बच्चों। 1 मिनट। तो यस, सो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की वजह से जो भी चेंजेस हुए थे, वो सब स्टेट लॉज को, स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी अपने लॉज में ऐड करना था, एंड देयरफॉर उनको अपने पूरे लॉज को चेंज करना पड़ा। ओके अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, ये 2 अमेंडमेंट की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पंचायत सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन ही नहीं था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको रेगुलेट करके बोला है कि ऐसा ऐसा पंचायत सिस्टम बनेगा और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम रहेगा। ओके, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अमेंडमेंट के वजह से डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट लेवल अचीव हो पाई। जैसे कि पहले क्या था, अपने यहाँ नो डाउट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, यानी कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है, बट अब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट बनाई गई है और वहां भी उन लोगों को पावर्स दिए हैं अपना डेवलपमेंट करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे अचीव हो रही है। नहीं तो क्या होता था, बेचारे विलेजेस की आवाज कहां तक ऊपर तक जाती थी, एंड देयरफॉर एक मीडिएटर और नीचे लेवल पे बनाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ ये अमेंडमेंट की वजह से, इट क्रिएटेड बेसिक यूनिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट इज ग्राम सभा एस्टैब्लिश्ड हो गया एंड वार्ड कमेटी, ये 2 एस्टैब्लिश्ड हुए। विलेज लेवल पे ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे वार्ड कमेटी। अब इनमें कौन है, तो जितने भी एडल्ट मेंबर्स है एरिया के, वो सब रजिस्टर्ड हुए एज वोटर्स करके। हाँ ओके, नो डाउट अपन लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं ना मेंबर्स को, तो जितने भी एडल्ट मेंबर्स है दे आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स। ओके, उसके बाद देखो अब आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अब मैं दोनों अमेंडमेंट इंडिविजुअली एक एक बता रही हूँ। ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नया पार्ट, दैट इज पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, और ये पार्ट 9 में कितने आर्टिकल्स, 243 से लेके 243O, यानी कि ABCDEFGHIJKLMNO, इतने सारे आर्टिकल्स ऐड हुए। और टाइटल क्या था ये पार्ट का, दीप पंचायत। ओके, उसके अलावा एक 11th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और ये 11th शेड्यूल में क्या दिया है, ये पंचायत के पूरे पावर्स दिए हैं, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी निकालने के लिए क्या करना, मार्केट, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, ये सब पे पंचायत को पावर दिया है कि वो डिसीजंस ले सकता है। ओके, अब थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला नो डाउट किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी 3 टायर इंस्टीट्यूशन है, जिसमें विलेज लेवल पे होता है विलेज पंचायत। ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सब अमेंडमेंट से आया है, पहले मैंडेटरी नहीं था, अब अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, मैंडेटरी हुआ है, और ये ऐसा पंचायती राज होता है। ओके, विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, ब्लॉक या तालुका लेवल पे पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद या पंचायत। ओके, अब
ये जितने भी सीट्स इनके फिल होते हैं ये सब डायरेक्ट इलेक्शंस की वजह से होते हैं, अपन लोग इलेक्ट करके दे रहे हैं। सिट एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला गया है कि ये पंचायत के इलेक्शंस हर 5 साल में होना चाहिए। अब पहले ये अमेंडमेंट के पहले क्या होता था, कभी इलेक्शंस हो रहे, कभी नहीं हो रहे, कभी पंचायत बैठ रही, कभी नहीं बैठ रही, वो सब। बट अब ऐसा है क्या? नहीं, एवरी 5 ईयर्स में पंचायत के इलेक्शंस हो रहे हैं। एंड अगर सपोज जो भी पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो रूल बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन दूसरी पंचायत बैठना चाहिए। ओके, यानी बनना चाहिए। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आए विमेन के लिए, कितना? 1/3। ओके, नॉट लेस देन 33%, सबको पता है। उसके अलावा ये 2 इंपॉर्टेंट कमीशन एस्टेब्लिश हुए, एकदम याद रखना बच्चों, ये दोनों 73rd अमेंडमेंट पे हुए, लोकल बॉडी के लिए और आई मीन रूरल के लिए। और ये दोनों कमीशन अर्बन लोकल बॉडी के लिए भी काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अपन बोलते हैं सिस्टर अमेंडमेंट्स। ओके, सो स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक कमीशन बनाया किसने? ये अमेंडमेंट ने। और ये कमीशन का काम क्या है? एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू कंडक्ट इलेक्शंस टू बोथ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज रेगुलरली। अब इनके जितने भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं उसमें ये करता धरता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। वैसे ही एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जिसका काम क्या है? तो जितना भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है तो उसमें का कुछ रिकमेंडेशन देता है ये कमीशन कि उसमें का इतना इतना पैसा तुम रूरल लोकल बॉडी एंड अर्बन लोकल बॉडी को दो, क्योंकि अब नीचे भी तो उन लोगों को पैसा लगेगा, गवर्नमेंट चलाएंगे तो कितना देना, उस पर सब रिकमेंडेशंस का काम रहता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। तो ये कैसे आया? अमेंडमेंट से आया। ओके, 73rd, गेटिंग इट? सो आज अपन ने कंप्लीट किया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पंचायत करके एक नया चैप्टर ही ऐड हो गया, पार्ट ऐड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी वजह से क्या हुआ? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। ओके, अब इसके अंदर 3 लेवल्स पे होता है, विलेज लेवल विलेज पंचायत, तालुका लेवल पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। सबका इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शन होता है एवरी 5 ईयर्स में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फॉर विमेन। एंड उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये 2 कमीशन भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, अब कल अपन बच्चों जब पढ़ेंगे 74th अमेंडमेंट तो आप म्यूनिसिपैलिटी पढ़ने वाले हो, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, अभी आज अपन ने क्या पढ़ा? रूरल लोकल बॉडीज। 2 वर्ड्स याद रखना है, रूरल खेड़ा, विलेज लेवल, अर्बन सिटी लेवल। तो ये अपन पढ़ेंगे और इनके भी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम चलने वाले हैं। ओके, तो कल अपन ये कंप्लीट करेंगे एंड न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम? बोथ कमीशन बाय 73rd अमेंडमेंट ओनली। यस पूजा, दोनों 73rd अमेंडमेंट से ही आई है दोनों कमीशंस। एंड इसके अलावा एक जो कमेटी है वो अपन कल देखेंगे जो ये अमेंडमेंट से ऐड हुई है। ओके, ये कमीशंस के नाम एकदम याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि भाई 73rd अमेंडमेंट से क्या क्या आया है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब 73rd अमेंडमेंट के है। ओके, उसके बाद कोई बच्चे ने पूछा था कि अगर सपोज मैं एक झाड़ कट करता हूँ तो कितना मुझे प्लांट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आशीष, इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन मत लगाना कि भाई एक अगर कट करते हो तो आपको एक ही लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इट इज द कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी हु विल डिसाइड। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो दिखती बात है, काम जितना करते हो तो गलत काम जितना कर रहे हो तो उसकी जो पेनल्टी है वो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा ही मिलती है। तो पूरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अथॉरिटी के ऊपर, कि वो आपको कितना बोलते हैं। ओके, अब वो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई भी हो सकता है। उसके बाद आशीष, ओके चलो, आई थिंक बच्चों सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ जब अपन ने एनवायरमेंट स्टार्ट किया है। एंड हेवी नहीं है, एकदम लाइट है, बिकॉज डे टू डे में आप सब ये टॉपिक्स को गो थ्रू करते हो, एकदम टिपिकल आरटीआई वाला टॉपिक नहीं है। तो इजी इजी टॉपिक्स है। कल अपन स्टार्ट करेंगे अपना आगे का, पहले 74th अमेंडमेंट कंप्लीट करेंगे एंड देन एक आधा टॉपिक कोई भी वो 3 में से कवर करेंगे। ओके
I cut 15 trees mistakenly and planted around 180 trees. एक्चुअली आशीष हुआ है आपका मीन्स यू हैव अरे कुछ अथॉरिटी की वजह से हुआ है कुछ ऐसे कि क्या हुआ है? हाँ मैम, ओके। देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन मत लेना कि 15 ट्रीज कट किए तो आपको 15 ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। देखो पेनल्टी कभी भी उससे ज्यादा मिलती है। अगर ऐसा रहता था तो कोई भी क्या करता था, इसको मिसयूज करता था प्रोविजंस को कि हाँ ठीक है, एक झाड़ काट लेता हूँ, बाद में सिर्फ एक ही लगाना रहेगा तो मैं लगा दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट कुछ फायदे की नहीं रहेंगी, इसलिए देखो पनिशमेंट ऐसी दी जाती है ताकि वो डिटरेंट इफेक्ट करे। ओके। AVK, ma'am, what are the problems before 73rd and 74 and before that it regulated? ओके, एवीके ये मैंने वैसे आज भी बताया बट कल भी मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर कि 73rd एंड 74 के पहले क्या हुआ था एंड ये क्यों जरूरत पड़ी। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन लीव द क्लास टुमारो सेम टाइम विल मीट